शरीर में एक दो ही अंग हैं, एक बाल और एक लिवर, जिनको आप अगर काटेंगे तो वापस अपना ग्रो कर जाता है। ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, इसका कितना इम्पैक्ट होता है हमारे लीवर के ऊपर? तो अल्कोहल इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ लिवर डिजीज़ इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। इतनी मात्रा में अल्कोहल सेफ होती है। ये रोटी जो है हम लोग खाते हैं वो सही नहीं है, बट इंडिया में तो ये हर जगह मतलब लार्ज स्केल पे हर किसी के घर में डे टू डे खाया जाता है इस। लाइक मेरी वाइफ जैसे कभी बोलती है कि तुम्हारा मूड उस पर ही चलता है कि तुम्हारा पेशेंट कैसा है आईसीयू में। हमारा एक पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज़ ऑलवेज इन द हॉस्पिटल। क्या खाद्य पदार्थ जो हम डे टू डे लाइफ में आज की डेट में ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो मतलब नहीं करना चाहिए, वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है हमारे लीवर। भगवान ने एक अंग बना के दिया, उसको भी हमने आधे में डिवाइड करके और उसको भी दे दिया और उसका काम भी चल गया। हेलो डॉक्टर अभिषेक सर, स्वागत है आपका टॉक विद मानवीन के इस पॉडकास्ट में। सर आप इंडिया के जाने माने लीवर सर्जन हैं और बहुत सारा इस विषयों में लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन है लीवर, क्योंकि आज की डेट में एक ऐसा टॉपिक हो चुका है सर, हर कोई ड्रिंक भी करता है और इस वजह से भी थोड़ा सा और ही हो गया है। तो सर सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे आया? देखिए मेरे को शुरू से वैस्कुलर सर्जरी में बहुत इंटरेस्ट है। वैस्कुलर सर्जरी मतलब जो खून की नसें होती हैं उनको जोड़ने में काफ़ी इंटरेस्ट था मेरे को। और साथ में मेरा इंटरेस्ट जो था वो पेट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनमें इंटरेस्ट था। जी सर। तो ये एक स्पेशलिटी मुझे ऐसी लगी जिसमें मेरे दोनों इंटरेस्ट फुलफिल होते थे, क्योंकि जो लिवर ट्रांसप्लांट होता है, लिवर एक पेट के अंदर का ऑर्गन है। जी सर। और जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें काफ़ी हमको आपस में जो डोनर और रेसिपिएंट की नसों वगैरह को जोड़ना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से। और फिर जब दूसरी बात, जब मैं अपना मेडिकल का करियर स्टार्ट कर रहा था, जब मैंने एमबीबीएस वगैरह किया, तो लिवर ट्रांसप्लांट एक्चुअली बहुत नई स्पेशलिटी है। जी आज सर। की डेट में अगर हम जितनी भी स्पेशलिटीज़ को देखें इंडिया में या वर्ल्ड ओवर, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ द न्यूएस्ट स्पेशलिटी। तो नई स्पेशलिटी थी, चैलेंजिंग स्पेशलिटी थी, तो इसलिए उसमें इंटरेस्ट आया। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि गुड लीवर का क्या डेफिनेशन, जैसे हम लोग जब टेस्ट कराते हैं तो हम देखते हैं कि एसजीओटी होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बट एज ए डॉक्टर आपके हिसाब से गुड लीवर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हाँ, देखिए सबसे पहले लिवर के बारे में बात करते हैं कि लिवर होता क्या है। जी सर। आई थिंक अगर हम बहुत से लोगों को पूछेंगे कि लिवर शरीर में होता कहाँ है, तो शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। तो लिवर जो होता है, ये शरीर के पेट के दाहिने साइड में एक 1 से 1.5 किलो का एक ऑर्गन होता है, करीब एक बड़ी फुटबॉल के साइज का एक ऑर्गन होता है। तो इसी तभी इसको बोलते हैं इट इज़ द राइट ऑर्गन इन द ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और ये जो है, ये लिवर आपके शरीर में 200 से 250 फंक्शन करता है। इतने सारे काम लिवर के होते हैं और ये चुपचाप अपना काम करता रहता है, कभी शिकायत नहीं करता है, चुपचाप अपना काम करता रहता है। सिर्फ जब लिवर की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, जब लिवर में तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तब उसके बाद हमें टेस्ट में ये सब हमें पता चलता है कि लिवर में कुछ बीमारी है। तो लिवर की बीमारियां जब टेस्ट में अबनॉर्मेलिटी दिखती है, तब इसका मतलब कि लिवर की बीमारी ऑलरेडी काफ़ी आगे की स्टेज पे वो पहुंच चुकी है। तो सर वही मैं आपसे जैसे जानना चाह रहा था कि हम टेस्ट कराते हैं तो एज ए नॉर्मल जनता हम कभी रियलाइज़ करेंगे या किस पॉइंट पे लगेगा कि यार लीवर जो है मेरा अभी अच्छा नहीं है? जैसे मैं आपको इस पर एक एग्जांपल देता हूँ कि हम जब टेस्ट कराते हैं तो एक एसजीओटी होता है, तो उसमें जब आप गूगल पे करेंगे तो उसमें कहते हैं कि 4x तक चलता है, मतलब वो फैटी लीवर नहीं आता है या कैसे? तो थोड़ा सा आप सर ये बताइए, फैटी लीवर या फिर जो लीवर की खराब कंडीशन है वो कैसे होती है? सो देखिए, लिवर की आपको हेल्थ देखने के लिए बेसिकली दो तरीके के टेस्ट एक होते हैं। एक तो वो होता है जो उस पे कि हमें लिवर का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको कि हम अल्ट्रासाउंड, एक कॉमन टेस्ट होता है। तो बहुत सारे आपने अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट पे देखे होंगे कि ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर। तो ये एक तरीके से जो ये स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, फाइब्रो स्कैन हो गया, सीटी स्कैन, कई सारे टेस्ट होते हैं, ये बताते हैं कि हमें लिवर का स्ट्रक्चर कैसा है। मैं जैसे अपने मरीजों को एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये खाली ये दिखाएगा कि एक इंसान की आपको फोटो दिख गई कि ये इंसान की शक्ल ऐसी है। अब उस चीज़ का, उस ऑर्गन का या उस आदमी का कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है हमें लिवर के जो टेस्ट होते हैं, जो खून के टेस्ट जो आपने बताया है कि लिवर फंक्शन टेस्ट ये सब होते हैं। तो उससे तो ये दो बेसिकली तरीके होते हैं। एक तो जो हमारी स्कैनिंग की टेस्ट होती है, उससे हमें ये पता चलता है कि लिवर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आकार कैसा है। और जो खून की जांचें होती हैं, जो लिवर फंक्शन टेस्ट, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि लिवर का फंक्शनिंग कैसी है, लिवर का चरित्र है या उसका फंक्शन कैसा कर रहा है लिवर।
अब जो फंक्शन वाले टेस्ट जो आपने जो बताया है कि ये एस टी एल टी जो बड़े हुए आते हैं, ये बेसिकली हमें बताते हैं कि लिवर का फंक्शन कैसा है। तो पहली बात तो आपने जो बोली कि कोई बोलता है कि एस टी 4 टाइम्स तक नॉर्मल है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ए एस टी का नॉर्मल लेवल जो आपके शरीर में होता है वो 37 होता है। तो अगर वो 37 का 40 भी है आपके शरीर में, तो इसका मतलब कि वो बहुत सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है। तो 1-2 का एलिवेशन भी अगर हो रहा है तो वो एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मानी जाती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कॉन्सेप्ट है कि 4 टाइम्स तक नॉर्मल चलता है। तो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट। तो थोड़ा सा भी अगर नॉर्मल है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर लिवर। अब ये जो लिवर के खून की जांचें होती हैं, इसमें भी आप अगर एक, अभी मेरे पास कोई है नहीं लिवर फंक्शन टेस्ट की, लेकिन आप किसी पेशेंट की अगर रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बिलिरुबिन होता है, एएसटी होता है, एएलटी होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्ब्यूमिन, तो कई सारे उसमें चीज़ें होती हैं। अब ये जो अलग अलग पॉइंटर्स होते हैं लिवर की अलग अलग फंक्शंस बताता है कि लिवर, जैसे मैंने बताया कि लिवर के 250 से ज़्यादा फंक्शन होते हैं। तो ये लिवर के अलग अलग फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, ये एक एक चीज़ को बताता था। जो एएसटी की आप बात कर रहे हैं, एएसटी जो होता है ये एक लिवर के अंदर एक एंजाइम होता है जो लिवर की कोशिकाएं, जो लिवर के सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है। जब ये लिवर की सेल्स से बाहर आने लगता है खून में और ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लिवर की सेल्स को कुछ ना कुछ डैमेज चल रहा है। वो सेल्स मर रही हैं अंदर, और इसीलिए वजह से उनके मन में जो चीज़ अंदर है सेल्स के, वो खून में बाहर आ रही है। तो एएसटी एएलटी जो टेस्ट होते हैं ये बेसिकली ये बताते हैं कि आपको लिवर में किसी टाइप का डैमेज चल रहा है। ये डैमेज ज़्यादा शराब पीने की वजह से हो सकता है, फैटी लिवर, कई वजह होती है, हज़ारों वजह होती है लिवर के डैमेज होने की। बट स्पेसिफिकली एएसटी एएलटी का टेस्ट जो होता है यही बताता है कि आपके लिवर में किसी टाइप का कुछ डैमेज चल रहा है। सर कुछ ऐसे आप ये बताइए खाने के पदार्थ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और एक्चुअली क्या है, जैसे इंडिया में मैं आपको थोड़ा सा माइंडसेट बताता हूँ, तो कोई फैट है, मतलब किसी का अगर बल्की है तो बोलेंगे कि यार तुम मोटे हो, और बहुत लोग पतले भी होते हैं, बहुत फिट भी लगते हैं, बट वो इंटरनली उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे सर थोड़ा ये बताइए कि क्या खाद्य पदार्थ जो हम डे टू डे लाइफ में आज की डेट में ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो मतलब नहीं करना चाहिए और वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है हमारे लीवर को। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हम जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट गुड फॉर योर फॉरगेट अबाउट लिवर हेल्थ, आपकी जनरल हेल्थ के लिए ही अच्छी चीज़ें नहीं है। जी सर। मेरा एक सिंपल फिलॉसफी है कि जो खाने की चीज़ आज से 50 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसका मतलब कि वो आदमी ने बनाई हुई है, वो प्रोसेस चीज़ है। तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ फ्रेश फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में है, उनको ज़्यादा अपने डाइट में यूज़ करना चाहिए। अगर हम स्पेसिफिकली लिवर हेल्थ की बात करें तो 3-4 चीज़ें जो मैक्सिमम लिवर को डैमेज करती हैं। नंबर 1 कल्प्रिट जो होता है वो होती है शुगर। शुगर, नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ शुगर, बट जो हमारे जो ये ड्रिंक्स होती हैं, पेप्सीज हो गई, कोलाज हो गई, ये सब जो ड्रिंक्स में जो शुगर का कंटेंट होता है बहुत हाई होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है एक डेंजरस चीज़ है हमारे लिवर की हेल्थ के लिए। दूसरा होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप आटा खाते हैं। आटा जितना आपका सफ़ेद आटा होगा, जो चीज़ जितनी सफ़ेद होगी, चावल जितना सफ़ेद होगा, आटा जितना सफ़ेद होगा, उतना ज़्यादा वो प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, और आपके लिवर के लिए उतना ज़्यादा ख़राब है। चीनी जितनी वाइट चीनी होगी, वो आपके लिवर के लिए ज़्यादा हानिकारक होगी। ब्राउन शुगर भी हानिकारक है लेकिन कम है। इसी तरीके से मैदा आपके लिवर के लिए ज़्यादा हानिकारक है। जो होल व्हीट होता है, जो या जो ब्राउन ब्रेड हो गया या ब्राउन राइस हो गई, वो आपके लिवर के लिए रिलेटिवली सेफ होते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है हमारे लिवर के लिए डेंजरस होता है फैट्स। फैट्स में भी कुछ फैट्स होते हैं जो हमारे लिवर के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, घी हो गया, ये हमारे लिवर के लिए अच्छे होते हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे कि डालडा हो गया, या आपका सनफ्लावर, ये सॉरी आपका ये कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब हमारे लिवर के लिए हानिकारक होते हैं। बट बाय एंड लार्ज आज की डेट में हमको जो चीज़ अवॉइड करनी है वो अवॉइड करनी है रेडी टू ईट फूड्स। जो चीज़ आज से 50 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो आपको सुपरमार्केट में दिखती है शेल्फ में भरी हुई, उन चीज़ों को आप अपने ज़िंदगी से अवॉइड करिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका लिवर और आपके शरीर के बाकी ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। छोटा सा एग्जांपल दूँ, जो फ्रूट जूस हमको बेचा जाता है, आपने बहुत सारे फ्रूट जूसेस देखे होंगे मार्केट में, जी। हेल्दी फ्रूट जूस,
उस फ्रूट जूस में कुछ भी हेल्दी नहीं है। उस फ्रूट जूस में सिर्फ चीनी भरी हुई है, और वो चीनी जो है, जैसे ही आप एक गिलास जूस देखते हैं, आपका एकदम से ब्लड शुगर, अगर किसी का ब्लड शुगर 80 है, तो एक गिलास जूस पीने के बाद अगर आप ब्लड शुगर अपना चेक करेंगे तो 150 पहुंच जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड ये अपनी ज़िंदगी से आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपको जूस पीना है तो कैंड प्रिजर्व जूसेस मत लीजिए। पीना ही है जूस तो आप फ्रेश जूस लीजिए। सर आपने अभी एक चीज़ बोली कि रोटी जो है हम लोग यस। खाते हैं वो सही नहीं है, बट इंडिया में तो ये हर जगह मतलब लार्ज स्केल पे हर किसी के घर में डे टू डे खाया यस जाता है। यस। तो मतलब एक्चुअल में रोटी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है हमारे लीवर के ऊपर? हाँ, देखिए ना, हर चीज़ मॉडरेशन में ज़रूरी है, क्योंकि जो जो मैंने रोटी की बात करी वो कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग फॉर्म में आते हैं। जैसे मतलब खुद भी अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि आप रोटी तो हमारी स्टेपल पार्ट है हमारी इंडियन डाइट का, उसको हम हटा नहीं सकते। लेकिन रोटी अगर आपको बनानी है तो वजह आप मैदे की रोटी के, आप उसको मल्टीग्रेन, मतलब जो 4-5 अनाज जो मिलके, जैसे हमें हमें हमारी लैंग्वेज में सतनाजा बोलते हैं जिसको, 4-5 हेल्दी टाइप के ग्रेन्स होते हैं, उनको मिला के आप आटा बनाइए और उनको उनको यूज़ करिए। तो वो रिलेटिवली प्योरीफाइड व्हीट के कंपैरिजन में वो जो आपका है वो ज़्यादा है, क्योंकि रीज़न ये होता है कि उसमें जो होता है, जो प्योर मैदा होता है आपका, जो वाइट मैदा होता है, उसमें एकदम जो शुगर होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है, तो वो हम जैसे ही खाते हैं हमारा ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाता है। वर्सेस जो हम ये बाकी जो ब्राउन कलर के जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो मैंने सतनाजा की बात करी, जो ब्राउन राइस की बात करी, उसमें भी शुगर कंटेंट होता है, लेकिन वो शुगर जो होती है हमारे शरीर में धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती है। तो जैसे हम मैदा खाएंगे तो हमारा शुगर एकदम बढ़ेगा, ये वाली व्हीट हम खाएंगे तो हमारा शुगर का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ेगा और लंबे टाइम तक शुगर उसमें रहेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो कोई भी चीज़ जो एकदम से आपके शुगर को अप और डाउन करती है, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। सर मोटापे का कितना इम्पैक्ट रहता है लीवर के ऊपर? मतलब अगर कोई इंसान मोटा है तो डज इट मीन कि उसका लीवर सही नहीं चल रहा है? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं है कि सब मोटे आदमियों को फैटी लिवर होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि फैटी लिवर भी क्या है, जैसे हम अपने शरीर को जितना हमारा शरीर यूज़ नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा हम अगर को अपने शरीर को देंगे, तो शरीर क्या करता है, उस चीज़ को स्टोर करता रहता है। जैसे मैं आपको फैटी लिवर के बारे में बताऊं कि फैटी लिवर कैसे होता है। देखिए, हमारे लिवर का एक काम होता है कि जितना भी जो हमारे बॉडी को एनर्जी इमीडिएटली यूज़ नहीं हो रही है, वो लिवर उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे आपको अगर 24 घंटे का फास्टिंग करनी है, किसी को 24 घंटे की फास्ट रखना है, तो हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो सिर्फ हमारे शरीर को 5 से 6 घंटे तक सस्टेन कर सकती है, स्टोर एनर्जी जो होती है। उसके बाद फिर हमें दोबारा से खाना खाना पड़ता है। तो जब हम लॉन्ग फास्टिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो हमारे लिवर के अंदर स्टोर्ड चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर से निकलती हैं और हमारे शरीर में यूज़ होती है। तो हमारे लिवर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब आप अपने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा देंगे तो लिवर उसको स्टोर करके रख लेता है अपने शरीर में, थिंकिंग कि जब हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ेगी तब वो लिवर उसको ब्लड में रिलीज कर देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने शरीर को देते तो रहते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो जब ये बैलेंस जो शरीर का होता है ये पॉजिटिव साइड में जाने लगता है, तो इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या होता है, लिवर स्टोर कर लेता है। और लिवर किस फॉर्म में स्टोर करता है, उसको फैट बना के लिवर अपने अपने आप स्टोर कर लेता है, ये सोचते हुए कि जब आगे जाके शरीर को ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको रिलीज़ कर देंगे। लेकिन वो शरीर को कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जितना आप शरीर से निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा तो आप खा रहे हैं। तो लिवर धीरे 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 उस फैट को स्टोर करने लगता है, और वही जो होता है वो फैट के स्टोर आगे जाके फैटी लिवर डिजीज़ में बन जाते हैं। तो फैटी लिवर डिजीज़ कोई एक्चुअली ये बीमारी नहीं है। फैटी लिवर डिजीज़ सिर्फ इतना है कि आप अपने शरीर को जितना आप उससे निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं, तो वही जो है वो फैटी लिवर, वही फैट जो है आपके पेट के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, कुछ लोगों के फेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें शरीर के लोअर पार्ट में इकट्ठा हो जाता है। तो वही इसी तरीके से फैट हमारे लिवर के अंदर भी स्टोर हो जाता है, उसी को हम फैटी लिवर बोलते हैं। तो ये फैटी लिवर और जो बाहर का मोटापा है ये बेसिकली सब एक रिलेटेड चीज़ें ही है। सर किसी किसी लोगों में ना हमने देखा है कि उनके गर्दन के जो पीछे का एरिया होता है थोड़ा सा डार्क हो जाता है या मस्से पड़ जाते हैं, तो वो क्या है सर, मतलब वो क्यों होता है? देखिए, ये सब जो दीज आर ऑल मार्कर्स ऑफ बैड मेटाबॉलिक हेल्थ। मतलब एक, जैसे फैटी लिवर डिजीज़ हो गया,
या आपकी हार्ट डिजीज़ हो गई या डायबिटीज़ हो गया, या औरतों में जो पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, कुछ लेडीज़ में आपने देखा होगा चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चों को यंग एज में डायबिटीज़ हो जाती है। तो वो सब ये सब जो होते हैं ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ बताते हैं कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा है। तो ये जो शरीर के ऊपर आपके गर्दन के पीछे कुछ लोगों की लाइनें होती हैं या एक्सेस तिल होते हैं कुछ जी। लोगों के शरीर में, ये सब जो होते हैं ये शरीर के मार्कर्स होते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं कि सरोगेट मार्कर्स, कि आपके शरीर की मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है, उसी को डिनोट करता है। अगर किसी के आप जिसके पीछे जो आप काली लाइनों की बात कर रहे हैं, उसी मरीज़ का अगर आप कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा। उनका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उनके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर डिजीज़ दिखेगा। उनका आप हार्ट का एंजियोग्राफ कराएंगे तो उसमें देखेंगे कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है। उनको अर्ली डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये जो है दिस इज़ बेसिकली अ मार्कर ऑफ पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ इनसाइड द बॉडी। हम लोग फैटी लीवर बार बार यूज़ कर रहे हैं टर्म, तो जैसे कोई भी चीज़ फैट होती है तो वो फैल जाती है, ऐसा होता है। तो क्या फैटी लीवर का बेसिक मतलब ये है कि हमारे लीवर का साइज और वेट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर? देखिए, जो नॉर्मली सबके लिवर के अंदर फैट होता है, ठीक है सर। आपके मेरे सबके, जो किसी भी नॉर्मल आदमी के लिवर में कहते हैं कि 5 से 7% तक फैट सबके लिवर में होता है। ये लिवर का, अगर जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल लिवर का 1.5 किलो वेट होता है, तो उसका 5% मतलब ये मान के चलिए करीब 75 ग्राम फैट हर लिवर के अंदर होगा। जब ये फैट की मात्रा लिवर के अंदर 10% से ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब अगर 1.5 किलो का लिवर है उसमें 150 ग्राम से ज़्यादा फैट आ गया है, तब फिर उसको हम बोलते हैं कि अब ये फैटी लिवर बन गया है। और ये इस फैटी लिवर की अलग अलग ग्रेडिंग होती हैं। जब ये फैट 10 से 20% होता है तो ग्रेड 1 बोलते हैं, 20 से 30% होता है तो ग्रेड 2 बोलते हैं, जब 30% से ज़्यादा फैट हो जाता है फिर उसको बोलते हैं कि ग्रेड 3 फैटी लिवर। ये आपने शायद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स जी। में देखा होगा कि जी सर। कॉमनली ग्रेड ऑफ फैटी लिवर लिखी होती है उसमें। ओके, तो ये मार्कर होता है कि किस लेवल पे जो यस, पेशेंट है उसका है। वो ये बस बेसिकली बताता है कि लिवर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ, मतलब कि लिवर के कितना परसेंटेज लिवर के अंदर फैट है। मतलब कि अगर किसी के शरीर, किसी के 30% अगर किसी को फैट है तो इसका मतलब उसके शरीर में सिर्फ 70% नॉर्मल लिवर की सेल्स हैं, लेकिन जो 30% लिवर है वो अभी किस में कन्वर्ट हो गया है, वो फैट में कन्वर्ट हो गया है। तो उससे क्या मतलब है कि आपकी जो लिवर की सेल्स जो 100 होती हैं उसमें से 30 सेल्स को अभी फैट ने रिप्लेस कर दिया और नॉर्मल लिवर सिर्फ 70% बचा है। सर, अब जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे लीवर को हम सबसे ज़्यादा एसोसिएट करते हैं वो ड्रिंकिंग है, और आजकल काफ़ी कॉमन हर कोई कर ही रहा है। यस। तो थोड़ा सर आप ये बताइए कि ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, इसका कितना इम्पैक्ट होता है हमारे लीवर के ऊपर? हाँ, देखिए, अगर हम लिवर डिजीज़ की बात करें तो आज की डेट में नंबर 1 कल्प्रिट जो है वो अल्कोहल ही है। अगर हम एक साल में 200 लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो 100 लोगों का लिवर जो ख़राब होता है वो ड्रिंकिंग की वजह से ही होता है। सो अल्कोहल इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ लिवर डिजीज़ इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन एक बहुत नॉर्मली पूछते हैं कि कितनी मात्रा में अल्कोहल सेफ होती है। तो ये देखिए ना, ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे लोग जिनको पीने का शौक होता है वो कहीं से भी गूगल से सर्च करके ले आएंगे, देखिए डॉक्टर इसमें तो लिखा हुआ है कि 2 ड्रिंक पीने से दिन में कुछ नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन जो है इतना सिंपल नहीं है कि कितनी अमाउंट अल्कोहल का सेफ होता है शरीर के अंदर। इसकी अलग अलग गाइडलाइंस दी हुई हैं। लेकिन अब जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे दुनिया में हेल्थ को मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है, सब कुछ है, उसने अल्कोहल को क्या बोला है, दैट अल्कोहल इज अ सोशली एक्सेप्टेबल पॉइजन। पॉइजन है, लेकिन सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है ये खराब चीज़ है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करके कर ही रहे हैं। सो अ शॉर्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ फॉर यू। ठीक है ना। कुछ गाइडलाइंस जो है, कुछ स्पेशली जो बाहर की वेस्टर्न गाइडलाइंस हैं, मैं अगर बात करूँ कि ब्रिटेन की, जो यूके की गाइडलाइंस हैं, ये बोलती हैं कि 12 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल इन अ वीक। ठीक है। अब 1 यूनिट अल्कोहल, उसको हम डिफाइन करें तो 1 यूनिट अल्कोहल क्या होता है? 1 यूनिट अल्कोहल मतलब कि 30 ml ऑफ हार्ड ड्रिंक, 300 ml ऑफ बियर और 1 ग्लास ऑफ वाइन। सो दिस डिफाइंस 1 यूनिट ऑफ अल्कोहल। तो जो ब्रिटेन की जो गाइडलाइंस हैं वो ये बोलती हैं कि 11 यूनिट
अल्कोहल की एक हफ्ते में अगर कोई आदमी पीता है तो ये उसके लिए रिलेटिवली सेफ है। लेडीज़ के लिए ये जो थोड़ा कम होता है, ये लेडीज़ के लिए 8 या 9 यूनिट ही होता है। तो ये होता है एक जो वेस्टर्न गाइडलाइंस ने बोला है कि रिलेटिवली सेफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने पूरे हफ्ते तो आपने बिल्कुल नहीं पी और सैटरडे को बैठ के मैं पूरा अपना 11 का कोटा अपना सैटरडे सैटरडे शाम को पूरा कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी है होता है, इट हैज़ टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको पीना भी है इन गाइडलाइंस के हिसाब से तो ये गाइडलाइंस हैं। तो बट मेरा रिकमेंडेशन एज अ लिवर स्पेशलिस्ट अपने सभी को ये होता है कि आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड 100% अवॉइड करके रखिए। नहीं कर सकते तो कम से कम इन गाइडलाइंस के अंदर ही रहिए। सर डू यू ड्रिंक सर? Well, to be honest, I also drink because it has become a it has become a way of life, you know, एक social. But I make sure that even if I'm drinking, I strictly adhere to these guidelines. और देखिए ना, ड्रिंकिंग के साथ एक ये भी सवाल होता है कि ऐसा नहीं है कि ये जो 11 यूनिट हम बोली हैं ये आपको हर एक आदमी के लिए ये वैलिड होती है। अगर किसी को लिवर की कोई दिक्कत है, अगर किसी को ऑलरेडी फैटी लिवर डिजीज़ है या किसी को डायबिटीज़ है या उसको फैमिली में हिस्ट्री है लिवर डिजीज़ की, तो ये मात्रा उन लोगों के लिए नहीं है। ये 11 यूनिट्स की जो ब्रिटिश लोगों ने जो डिफ़ाइन करी है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका लिवर एकदम हेल्दी है, उनको लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर है या आप डायबिटिक हैं या बहुत मोटे हैं आप, तब फिर आपके लिए ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं। फिर उसके लिए, क्योंकि लिवर की जितनी भी दिक्कतें होती हैं इनको हम बोलते हैं कि ये मल्टीप्लाई करती हैं। अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ है, ऊपर से आपको डायबिटीज़ भी है, ऊपर से आप ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं, ऊपर से आपको फैमिली, तो ये सब फैक्टर्स जो होते हैं ये कंबाइन करके आपके लिवर को डैमेज करते हैं। सर थोड़ा अब ना रिवर्सल पे बात करते हैं कि चलिए ठीक है, निकल गया फैटी लीवर, कुछ है ऊपर नीचे है, तो इसको रिवर्स कैसे किया जाए? आप फैटी लिवर की बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको लिवर में, जैसे मैंने बताया कि कई सारी इंजरीज जो होती हैं वो मिल के लिवर को इंसल्ट करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि अगर आपको फैटी लिवर है ऑलरेडी, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने लिवर को कोई और इंसल्ट ना दें, क्योंकि आपके लिवर के ऊपर एक इंसल्ट ऑलरेडी है। एक एक चीज़ ऑलरेडी आपके लिवर को डैमेज कर रही है, तो आपको ये श्योर करना है कि आपको और कोई इंजरी अपने लिवर को नहीं पहुंचानी। तो अगर आपको अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 फैटी लिवर भी है, ये आपका AST अगर 37 का 40 भी है, तो ड्रिंकिंग बिल्कुल भी। AST मतलब वो जो वो जो हमने बताया था SGPT। SGOT, वो SGOT SGPT के दूसरे नाम AST और LT भी होते ओके हैं, सर, ओके सर। तो वो सेम चीज़ ही होती है। तो अगर आपको फैटी लिवर, सबसे पहले तो ये आपको चीज़ श्योर करनी है कि आप कोई और अपने लिवर को इंजरी ना पहुंचाएं, शराब ना पिएं, कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें। ये एक बहुत कॉमन कॉज है लिवर फेलियर का, लिवर को डैमेज करने का, कि ये जो हम केमिस्ट की दुकान से जाके हम ड्रग्स ले आते हैं, कोई मेडिसिन ले ली कि थोड़ा सा दर्द हुआ तो पैरासीटामोल ले ली, या थोड़ा सा सर्दी हो गया ऑगमेंटिन ले ली, इरिथ्रोमाइसिन ले ली, ये सब दवाइयाँ आपके लिवर को डैमेज करती हैं। तो अगर आपको फैटी लिवर है तो मेक श्योर दैट यू अपने लिवर को और कोई इंसल्ट आप ना दें, बाकी इंसल्ट से अपने लिवर को बचा के रखें। और फिर जैसे मैंने बोला कि ये फैटी लिवर एक बेसिकली आपके, जैसे शरीर में आपको फैट जम जाता है, किसी के अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो गया फैट में, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, अपने शरीर का खाना कम करिए और जो बर्न करने का है कैलोरीज उसको बर्न करिए। तो वही एक तरीका है आपको फैटी लिवर को कम करने का। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मिसकंसेप्शन लोगों में होते हैं कि डिटॉक्स डाइट ले लें। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास, डॉक्टर मेरे को फैटी लिवर है, कोई दवाई लिख दीजिए, आसान रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन आज तक मेडिकल साइंस में कोई दवाई ऐसी बनी नहीं है, ना कोई ऐसा डिटॉक्स का कोई ऐसा कोई मैजिक रेजिम बनी है कि वो आप लें और आपका फैटी लिवर ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता है। फैटी लिवर इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे, अपने खान पान को, अपने एक्सरसाइज, उस शेड्यूल को ठीक नहीं करेंगे, आपका फैटी लिवर अच्छा नहीं हो। सर इस पॉडकास्ट से पहले मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था इन्हीं पे, तो कुछ सप्लीमेंट्स मैंने देखे, जैसे कि एक टुटका करके आ रहा था, एक UDM300 करके शायद कैप्सूल्स आती है, एंड देन ओमेगा 3 की बात करिए, लिखी हुई थी कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो आर दे यूजफुल इन इन सब चीज़ों? मैंने आपको यही बोला कि ये सब उन लोगों के लिए रास्ते होते हैं जो आसान रास्ता ढूंढते हैं। मैं अपने मरीजों को ये बोलता हूँ, जितने की आप ये जो आप दवाइयों की लिस्ट बनाया,
इतनी दवाइयाँ आप 1 महीने की खरीदेंगे, उतने में तो आपका 1 साल का जिम का सब्सक्रिप्शन चला जाएगा। तो वो ज़्यादा जी आसान तरीका है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और फ़ीज़िबल तरीका है, वजह इसके कि आप डॉक्टरों की फ़ीस और अपने दवाइयों में खर्चा करें। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मेडिकल साइंस में आज तक कोई भी दवाई ऐसी नहीं है, चाहे हम एलोपैथी की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, आयुर्वेदिक की बात करें, आज तक कोई भी ऐसी दवाई प्रूव नहीं हो पाई है। देखिए ना, लोग बेचने को तो बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं कहते हुए कि इफ़ेक्ट करता है, लेकिन उसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कोई भी दवाई से फैटी लिवर रिवर्स होता है। एक चीज़ सिर्फ जिसका एविडेंस थोड़ा बहुत है कि वो चीज़ हेल्प करती है आपके लिवर से फैट निकालने को, वो एक चीज़ है ब्लैक कॉफ़ी। दैट इज़ द ओनली प्रूवन बेनिफिशियल थिंग विच हैज़ शोन कि जो ब्लैक कॉफ़ी से आपका लिवर का फैट पिघलाती है और वो उसको लिवर से निकालती है। कैफीन मतलब अगर हम अमाउंट ब्लैक कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी इन एनी फॉर्म, जी जी कैफ़ीन के फॉर्म में ले लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए। बट ऐसा नहीं कि आपको चलिए डॉक्टर ने बोला है कि कॉफ़ी पीने को, फिर आप कॉफ़ी में क्रीम डाल लें और चीनी डाल लें, ऐसा नहीं है। अगर आपको कॉफ़ी पीनी, ब्लैक कॉफ़ी प्योर फॉर्म में, जस्ट वाटर एंड ब्लैक एंड कॉफ़ी, 2 to 3 glasses of black coffee are has been shown to have beneficial effects in reversing the fat inside the liver. सर आई थिंक आप जिम जाते हैं होंगे ही, क्योंकि सर जैसे आप लीवर के डॉक्टर हैं तो आपके फिटनेस से लग रहा है कि हाँ मतलब बिल्कुल सूट कर रहा है। तो सर आजकल जिम में एक बड़ा कल्चर है, आपने आसपास देखा होगा छोटे लोगों बच्चों को करते हुए या जो यंगस्टर्स हैं उनको करते हुए, तो स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं। और व्हाट आई फील कि मैं अपने आसपास जिनको भी देखा है कि वो बहुत ज़्यादा जो लीवर में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो स्टेरॉइड की वजह से ही करते हैं। ओरल स्टेरॉइड्स ले लेते हैं या कोई और ऐसे स्टेरॉइड ले लेते हैं। तो आपके पास क्या ऐसे पेशेंट्स आते हैं और क्या ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में? देखिए, सॉरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको भी एग्जांपल दूं, जो हमने 1 महीने पहले ही एक पेशेंट हमारे पास ऐसे आए। जी सर। एक 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 आदमी थे, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी और उनका जो बेटा था वो बोला कि को सामने आया कि मैं अपने फादर को लिवर डोनेट करना चाहता हूँ। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बाकी सबको भी मैचिंग था। जब हमने बेटे के टेस्ट करने शुरू करे तब हमें पता चला कि उनके AST ALT जो है, जो आपने बताया था कि नॉर्मल 40 तक होना चाहिए, उनका AST का लेवल 400 और ALT का लेवल कुछ 250 के आसपास था उनका। फिर जब किसी का हमारी लिवर फंक्शन में कोई अबनॉर्मलिटी दिखती है तो हम सबसे पहले उसमें वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह से बढ़ रही है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, आप ड्रिंकिंग करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्यूट। जैसा आपने बोला कि एकदम हेल्दी पर्सन, रोज जिम जाने वाले, एकदम परफेक्टली नॉर्मल। हमने सबसे पहले पूछा कि आप अल्कोहल, तो बिल्कुल अल्कोहल नहीं पीते वो। फिर हमने उनसे पूछा कि और कोई दवाइयाँ आप ले रहे हो और कोई हेल्थ सप्लीमेंट और कुछ मेडिसिन ले रहे हो? तो वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमने हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करके देखा, वो भी नहीं। ऑब्वियसली उनको फैटी लिवर नहीं था। तो जो लिवर डिजीज़ की कॉमन जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने सब एक्सक्लूड करी। फिर जब हमने उनको बहुत डिटेल में हमने और पूछा कि भाई, बिकॉज वी आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड, और हमने उनके एक लिवर का बायोप्सी भी करके देखा है। लिवर से टुकड़ा निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो उसमें हमको ये दिखा कि लिवर में किसी टॉक्सिन की वजह से उसको इंजरी हो रही थी। तो फिर हमने उनको जब डिटेल में पूछा कि भाई, ये कुछ आपको ये दिखा रहा है कि, तो आप कुछ सोचिए कभी आपने पास्ट में किसी वैद्य से, हकीम से कुछ दवाई ले ली हो? तब उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे को अभी कुछ दिन से मेरे जो जिम इंस्ट्रक्टर है उसने कुछ एक सप्लीमेंट दिया है मेरे को। तो हमने बोला आप वो सप्लीमेंट लेके आइए हमारे पास। तो हमने वो सप्लीमेंट हमारे पास जब लेके आए तो हमने उस सप्लीमेंट के, जब हमने उसको टेस्टिंग के लिए भेजा तो उसमें आर्सेनिक आया। आर्सेनिक एक एक मेटल होता है जिससे कि लिवर को डैमेज होता है काफ़ी। तो उस जो सप्लीमेंट उनको जिम में दिया रहा था उसके अंदर वो आर्सेनिक था। अभी जैसे आपने वो रिसेंटली जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री कहानी सुनी होगी कि कॉफ सिरप में कुछ कंटामिनेशन जी था। जी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इतना ज़्यादा अनरेगुलेटेड है ये सप्लीमेंट्स और मेडिसिन का जो मार्केट है, कि आपको रियली पता नहीं चलता है कि किस क्या क्या आप खरीद रहे हैं और आप उसमें क्या आप खा रहे हैं एक्चुअली। फास्ट रिजल्ट्स के लिए सर स्टेरॉइड भी पीस के डाल दिए। स्टेरॉयड तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ स्टेरॉयड का लिवर तो छोड़िए, लेकिन आपके शरीर के सिर से लेके पाँव तक हर सारे ऑर्गन्स पे स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो स्टेरॉयड तो मैं बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगा कि किसी भी फॉर्म में किसी को भी फास्ट रिजल्ट्स के लिए स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए। सर हम लोग स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं तो मुझे अभी याद आ रहा है कि अभी एक सर का हमने पॉडकास्ट किया था, डॉक्टर हैं, सेक्सोलॉजिस्ट थे।
तो उन्होंने एक चीज़ समझाई थी टीआरटी करके, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और उसमें हमने उन्होंने जिक्र किया था कि स्टेरॉइड्स का यूज़ करके टेस्टोस्टेरोन जिनके थोड़े से कम होते हैं उसको नॉर्मल या एक अबव नॉर्मल रेंज में लाया जाता है। तो फिर ऐसे केसेस में क्या फिर स्टेरॉइड को यूज़ करना सही है? इवन कोविड के टाइम पे आई कैन रिकॉल कि बहुत जगहों पे देखो ना, स्टेरॉइड दिया गया। देखिए इस क्वेश्चन का एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि मेडिकल साइंस में हम कोई भी दवाई देते हैं, चाहे एक सिंपल मल्टीविटामिन भी देते हैं, तो उसमें भी एक साइड इफेक्ट होने का चांस रहता है। आप एक छोटी सी पैरासीटामोल की गोली जो हम ऐसे खा लेते हैं, उसमें भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हम कोई भी मेडिकल साइंस में कोई भी अगर हम चीज़ देते हैं, तो एक चीज़ हम ये कैलकुलेट करते हैं कि उसमें रिस्क कितना है और उस दवाई से बेनिफिट कितना होने वाला है। तो हम कोई भी चीज़, कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी सर्जरी, कोई भी दवाई मरीज को तभी उसी कंडीशन में देखते हैं जब उस चीज़ से बेनिफिट ज़्यादा है और रिस्क कम है। तो वो चीज़ अलग हो गई। अगर किसी को बीमारी है, किसी को टेस्टोस्टेरोन कम है बॉडी में, तो उसके लिए तो आपको ऑब्वियसली उसको स्टेरॉइड देना ही है, क्योंकि उसकी वजह से नहीं देने में उसको रिस्क ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ अपनी बॉडी बनाने के लिए, फास्ट रिजल्ट्स के लिए स्टेरॉइड देना है, तो उसमें क्या हो गया, उसमें रिस्क ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट कम है। तो वो चीज़ आपको सिर्फ स्टेरॉइड के केस में नहीं, बट मेडिसिन में कोई भी हम इंटरवेंशन करते हैं तो उसमें आपको हम ये एक रिस्क बेनिफिट रेशियो हरदम कैलकुलेट करना चाहिए। सर ये आप बहुत सही बात भी बोल रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता, जैसे कि पेन किलर शायद लीवर को इम्पैक्ट करती है। देयर इज़ अ मेडिसिन सर फॉर, मैं अपनी बता रहा हूँ, कुछ समय पहले मुझे एक्ने हो रहे थे, तो एक आइसोटेटनॉइन करके चीज़ कहीं से किसी डॉक्टर ने मुझे बताई। देन आई स्टार्टेड टू टेक इट। देन आई रियलाइज कि इसको बहुत लंबे समय तक लेने से आपका लीवर पे इम्पैक्ट होता है। और ये कोई भी दवाई आपको अननेसेसरी, अनइंडिकेटेड नहीं लेनी चाहिए। कोई भी दवाई 100% सेफ नहीं है, उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल होते ही होते हैं। सो अनलेस इट इज़ रियली इंडिकेटेड, आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अभी रिसेंटली हमने एक पेशेंट देखा, उनको थोड़ी सी खांसी जुकाम थी, तो उन्होंने क्या किया, केमिस्ट के पास जाके और उन्होंने ऑगमेंटिन खानी शुरू कर दी। जब एक हफ्ते के पास हमारे पास आए कि उनको जॉन्डिस बना हुआ था, उनको जॉन्डिस हो गया था, तो हमने जब उनको उनके टेस्ट करा के देखे तो उनके भी सब बिलिरुबिन बढ़ा हुआ और उनके एंजाइम्स ये एसजीओटी एसजीपीटी बढ़े हुए। उनको क्या वजह थी कि उन्होंने केमिस्ट से जाके ऑगमेंटिन की गोली 7 दिन खा ली थी और उसकी वजह से उनके लिवर को डैमेज हो गया था। तो ये एक दवाइयों की वजह से, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, इनकी वजह से भी ये एक बहुत ही कॉमन वजह बनती जा रही है आजकल की डेट में लिवर इंजरी। और सिर्फ लिवर की बात नहीं है, बाकी सारे शरीर के जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं सबको इफेक्ट करती हैं ये दवाएं। सर अगर किसी को जॉन्डिस हो रहा है तो ये मतलब है कि आपका लीवर खराब है या ऐसा कुछ इशू है? यस, जॉन्डिस, देखिए ना, जॉन्डिस मतलब कि आपकी पीलापन हो जाना शरीर में, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि, और जॉन्डिस किसकी वजह से होता है कि आपके शरीर का जो बिलिरुबिन की मात्रा होती है, जब वो 3 से ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे शरीर में। नॉर्मली 1.2 1.5 के बीच में बिलिरुबिन सबके शरीर में सबका नॉर्मल होता है। जब वो 3 के ऊपर आता है तो फिर आपकी आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब का रंग पीला होने लगता है, तो उसको बोलते हैं कि आपको वो जॉन्डिस हो गया है। अब लिवर और ये जॉन्डिस का क्या रिलेशन होता है? देखिए, जो पित्त होता है, जो बिलिरुबिन जो होता है पीले रंग का होता है, ये हम सबके शरीर में बनता है। और इसका रीज़न ये है, जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं जो होती हैं, जो खून ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जब उनका ब्रेक डाउन होता है शरीर में, तो वो जब उनका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो एक बिलिरुबिन बनता है, वो सबके शरीर में प्रेजेंट होता है। लिवर का एक फंक्शन होता है कि जो बिलिरुबिन है शरीर में से उसको बाहर निकालना, और वही बिलिरुबिन जो लिवर बाहर निकालता है, इसी की वजह से जो पित्त बनता है उसका कलर पीला होता है। वो इसी रीजन होता है क्योंकि उसके अंदर बिलिरुबिन होता है, जो शरीर उसको पित्त जो के मतलब बिलिरुबिन को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट पित्त के फॉर्म में लिवर निकालता है। जब किसी का लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि जो पित्त जो बिलिरुबिन को निकालने की शक्ति लिवर वो काम कर नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो बिलिरुबिन शरीर में इकट्ठा होता रहेगा और इसीलिए वो जो होता है वो शरीर में पीलापन होता है। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन लोगों में होता है कि लोगों को ये लगता है कि जॉन्डिस हो रहा है या पीलिया हो रहा है उसकी वजह से लिवर खराब हो रहा है। तो बहुत सारे लिवर के मरीज हमारे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर मेरा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से मेरा लिवर डैमेज हो रहा है, तो आप कोई दवाई दीजिए मेरा बिलिरुबिन कम हो जाए। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से, पीलिया की वजह से लिवर डैमेज नहीं होता है, बल्कि उल्टा होता है कि आपका लिवर डैमेज्ड है, इसकी वजह से आपको पीलिया हो रहा है। तो अगर किसी आदमी को जॉन्डिस हो रहा है या पीलिया हो रहा है
तो हमारा फोकस ये नहीं होता है कि हम उसका पीलिया कैसे कम करें, हमारा फोकस इस बात पे होता है कि हम वजह ढूंढें कि लिवर क्यों डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ये पीलिया हो रहा है अभी को। सर कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, जैसे आपने बताया शुगर होता है इसमें, ये इम्पैक्ट करती है। बट ऐसे ही आजकल फ्रूट जूसेस भी आ रहे हैं, जैसे वो पैक्ड वाले नहीं, जो नॉर्मल हम शॉप्स पे किसी फ्रूट शॉप पे जाके लेते हैं। बट एक मैं उस पे वीडियो देख रहा था, उसमें बोला गया कि आप जब फ्रूट का जूस पीते हैं तो फिर वो जो फ्रूट की क्वालिटीज होती हैं वो आपको नहीं मिलती हैं, फिर आपको सिर्फ उसका शुगर वाला पार्ट यस, मिलता है। सो इज इट करेक्ट सर? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, जो आपने बोल रहे हैं एकदम ठीक बोल रहे हैं। देखिए फ्रूट्स में कई सारी बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं, लेकिन जो एक मेजर जो बेनिफिशियल चीज़ जो फ्रूट्स में होती है, जो वेजिटेबल्स में होती है, वो होती है फाइबर, जो हम रेशा बोलते हैं। तो ये फाइबर आज की डेट में गट और लिवर हेल्थ के लिए एक नंबर वन फैक्टर बनता जा रहा है, कि जितना आपके शरीर में फाइबर कंटेंट खाने में ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी गट और लिवर की हेल्थ अच्छी होगी। जब हम जूस निकालते हैं तब आपने जो जो जूस वाले का आप जो जो कूड़ा निकाल जो जो चीज़ वो फेंक देते हैं, वो चीज़ जो होती है उसके अंदर फाइबर होता है, वो जो फेंक देते हैं जूस वाले वो एक्चुअली उस फ्रूट का सबसे बेनिफिशियल चीज़ वो होती है। तो जो आपको अगर फ्रूट जूस लेने की वजह आप फुल फ्रूट खाइए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे एक तो आपको जो फाइबर है वो भी मिलेगा उसके साथ, और फिर जब हम जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो एकदम से शुगर का ग्राफ अप डाउन होता है, वो जूस पीने से आपका शुगर एकदम ग्राफ अप होगा और डाउन होगा, बट जब आप फुल फ्रूट खाएंगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो नॉर्मली धीरे से ऊपर जाएगा और धीरे से नीचे आएगा, जो कि आपकी शरीर और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाए। सर अब बात करते हैं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, जिसके लिए आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं पूरे इंडिया भर में। तो सर लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में पहले तो ये कोई सुनता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि यार लीवर भी चेंज हो सकता है। बट अभी ये हो रहा है, तो ये प्रोसेस कैसे होती है और कौन, मतलब हर इंसान ये इसको, मतलब ऐसा है कि जैसे मुझे कल को लीवर में इशू हुआ तो मैं भी जाके करा सकता हूँ कि नहीं, कुछ क्राइटेरिया है कि भैया तुम्हारा इस लेवल पे डैमेज होगा तभी होगा, नहीं होगा, क्या है सर? देखिए लिवर का जिससे हमने बात करी थी कि लिवर का डैमेज होता है अलग अलग वजह से हो सकता है, शराब पीने की वजह से, फैटी लिवर की, वायरस की वजह से। तो अगर किसी वजह से आपका बेसिकली लिवर उस एक्सटेंट तक डैमेज हो गया है कि अभी हम उसको दवाइयों से रिकवर नहीं कर सकते हैं, तब फिर उस केस में आपको लिवर को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके काफ़ी क्राइटेरिया रहते हैं कि जिस आदमी को लिवर सिरोसिस है, अर्ली स्टेज में लिवर सिरोसिस होता है तो उसको हम दवाइयों से क्योर कर सकते हैं। बट एक आगे वाले स्टेज पे जब लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन वगैरह, तो उन पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो मेनली 3-4 कैटेगरी के मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जिनको लिवर सिरोसिस एक स्टेज के आगे बढ़ जाता है। दूसरा मरीज जो होते हैं जिनको कि एक एक सिरोसिस होता है, एक होता है एक्यूट लिवर फेलियर, मतलब कि आज सुबह तक एकदम आप ठीक थे, सडनली 24 घंटे के अंदर आपका लिवर काम करना बंद कर दिया है, तो वो उसको एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। उन मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। फिर कुछ मरीज होते हैं जिनको कि लिवर का कैंसर हो जाता है, उन लोगों को भी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। फिर एक जो चौथा कैटेगरी होती है जो कि लोगों बड़ी सरप्राइज्ड होता है जब मैं उनको बोलता हूँ कि छोटे बच्चों को भी कभी कभी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। इनफैक्ट हमने 4 महीने 5 महीने के छोटे छोटे बच्चों को भी लिवर ट्रांसप्लांट किया है जिनको कि लिवर की फेलियर हो जाता है। तो इन 4-5 कैटेगरी के मरीजों को जनरली लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और लिवर ट्रांसप्लांट में आपको क्या करना है, बेसिकली आप क्या करते हैं, जो आपका जो ख़राब लिवर है, जो किसी वजह से ख़राब हो गया है, उसको आप नए लिवर से रिप्लेस करते हैं। और ये जो नया लिवर है ये 2 जगह से आ सकता है। या तो कुछ लोग, आपने जैसे पेपर्स में पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ डेथ हो गई किसी की एक्सीडेंट में, किसी की डेथ हो गई, फिर उन्होंने डेथ के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दिए। तो एक तो ऑर्गन्स जो लिवर उस सोर्स से आ सकता है कि मृत्यु के बाद कुछ लोग अपने अंग डोनेट करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन होता है, जो हमारे देश में ज़्यादा कॉमन होता है, वो होता है कि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। उसमें कि मतलब कि आपके फैमिली मेम्बर कोई अपने लिवर का एक भाग किसी को जी। डोनेट करता है। अब दूसरा सवाल आपका ये होगा कि लिवर तो एक ही होता है सर शरीर में, तो हम डोनेट कैसे करते हैं? किडनी तो चलो 2 होती हैं, एक जी। किडनी आपने निकाल ली तो एक किडनी आपने रिश्तेदार को लगा दी, लेकिन लिवर तो एक ही होता है शरीर में। तो इसमें जो एक भगवान ने एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी जो लिवर को दी है, वो है कि लिवर के अंदर रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है। शरीर में एक 2 ही अंग हैं, एक बाल और एक लिवर, जिनको आप अगर काटेंगे तो वापस अपना ग्रो कर जाते हैं।
तो जब हम ये लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट करते हैं कि एक रिश्तेदार से लिवर आधा निकाल दिया, तो उसमें हम यही करते हैं कि उनके एक लिवर का हम भाग निकालते हैं और उसको हम उनके रिलेटिव को दे देते हैं निकाल के। तो उसमें क्या होता है, जो आधा लिवर निकाला उनके जो डोनर के शरीर में आधा लिवर बचा वो भी ग्रो करके नॉर्मल बन जाता है, और जो आधा लिवर हमने पेशेंट में लगाया वो भी ग्रो करके एक नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट हो जाता और ये कितने दिन लगते हैं सर ये ग्रो? है। डोनर में तो ये जनरली 4 से 6 हफ्ते में रीजनरेट कर जाता है। जो पेशेंट होता है उसमें 2 से 3 महीने करीब का टाइम लगता है, मतलब कि वापस अपने साइज में ग्रो करने में। आई थिंक तो सर ये इसीलिए जो लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही, इसको हम सोचे तो एकदम ये साइंस फिक्शन जैसा साउंड करता है कि भगवान ने एक अंग बना के दिया, उसको भी हमने आधे में डिवाइड करके और उसको भी दे दिया और उसका काम भी चल गया। और सर वो सेम वर्क कर मतलब कुछ दिन के बाद रिकवर करने के बाद बॉडी का कंडीशन सेम रह जाएगा कि थोड़ा सा? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पेशेंट्स मतलब कि जब ट्रांसप्लांट के बाद कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं 1 साल 2 साल के बाद ट्रांसप्लांट, कई बार तो हम ऐसा होता है उनको पहचान ही नहीं पाते हैं कि वही मरीज़ है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मरीज़ आया, वो मैंने उनको, मैं इससे पहले केरला में था, तो 4 या 5 साल पहले मैं उनका केरला में ट्रांसप्लांट किया। अभी इतने बीमार थे, मतलब कि उनको कि 24 घंटे 48 घंटे ही उनकी लाइफ बची थी, मतलब ऐसी कंडीशन में हम उनका ट्रांसप्लांट किया था कि उनके शरीर के सारे ऑर्गन्स बंद थे। 4 साल बाद अभी मेरे पास वो रिसेंटली फॉलोअप में आया, मतलब मेरे साथ तो ऐसी वो ओपीडी में आया, मैं पहचान ही नहीं पाया कि वही मरीज़ है। मतलब इट्स अ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। तो मरीज़ एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, इनकी जो लाइफ होती है एकदम नॉर्मल में चलने लगती है। और यही रीज़न है जो हम, अगर किसी की नॉर्मल लाइफ नहीं होनी तो फिर उसको ट्रांसप्लांट करने का फ़ायदा क्या है। सर थोड़ी आपकी जर्नी बताइए सर, कैसे आप लीवर सर्जन बने सर? हाँ, देखिए आसान नहीं है ये बहुत ही चैलेंजिंग और मैं स्पेशलिटी इसलिए है। भी ये पूछ रहा हूँ सर एक सेकंड, क्योंकि आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं, मतलब जो जानता है लीवर के फील्ड में, कोई जब जानेगा तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम है इंडिया में, तो इसलिए आपकी जर्नी जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, देखिए जानते हैं फॉर द पार्ट ऑफ द रीज़न कि लोग लिवर स्पेशलिस्ट को इसलिए भी ज़्यादा जानते हैं, जैसे मैंने बोला कि नई स्पेशलिटी है इसमें। आप अगर आज उंगलियों पे गिनना चाहें तो लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले इंडिया में शायद सर्जन्स मेरे ख्याल से 100 या 150 ही ऐसे लोग होंगे जो कम्प्लीटली लिवर ट्रांसप्लांट इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ द रीज़न कि सब लोग जानते हैं कि ये एक काफ़ी रेयर स्पेशलिटी है और नई स्पेशलिटी है, तो इसमें कम लोग हैं, इसलिए बाय नेम सब लोगों को जानते हैं। तो जहाँ तक कि मेरी जर्नी की आप बात करें तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है एक्चुअली। 1996 में मैंने एमबीबीएस में एंट्री करी थी। सो 1996 से 2001 तक एमबीबीएस कंप्लीट हुआ, फिर 2001 से 2002 तक इंटर्नशिप, फिर 2002 से 2005 तक फिर आपको जनरल सर्जरी में ट्रेनिंग कर दी है। एमबीबीएस में तो आप शरीर के सारे स्पेशलिटी के बारे में सीखते हैं, फिर उसमें आप सर्जरी के बारे में सीखते हैं। फिर उसके बाद 3 साल 5.5 साल एमबीबीएस हो गया, 3 साल एमएस हो गया। फिर उसके बाद एक सुपर स्पेशलिटी होती है जिसको कि हम एमसीएच बोलते हैं। तो एमसीएच जैसे मैंने बोला कि पेट की बीमारियों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में मैंने एमसीएच किया, जो कि 2010 में ख़त्म हुआ। और फिर उसके बाद मैंने 2 साल और फेलोशिप करी कि लिवर सर्जरी में, मतलब लिवर ट्रांसप्लांटेशन। सो बेसिकली 1996 में पढ़ाई शुरू करी और आज तक पढ़ाई कर ही रहे हैं। क्या एज है सर आपकी अभी? मेरी एज 30 सितंबर को मैं 48 ईयर्स का हुआ अभी। सर मतलब ये सुन के मुझे बहुत रॉक लग रहा है, क्योंकि मैं अपने दिमाग में सोच रहा था 36 या 37। तो ये आपको क्रेडिट जाता है कि आपने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। सर एक चीज़ ये बताइए कि बीइंग अ डॉक्टर, मतलब मैंने अभी तक किसी डॉक्टर से ऐसे पूछा नहीं है, बट आई वांट टू आस्क यू कि बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि सबसे डिफिकल्ट चीज़ जो आपके लाइफ में रही हो, या एक बहुत ऐसा सेक्रीफाइस जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स करते हैं और जो हम लोगों को नहीं पता है? हाँ, देखिए ऐसे तो, देखिए पर्सनल लाइफ तो हमारी, मतलब कितनी बार पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस हुई है हमारी, उसमें तो कोई गिनती नहीं है। मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे गए, अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पे गए। अभी रिसेंटली जैसे मैं अपनी मेरी वाइफ के साथ हमारा ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल बाद कहीं जाने का प्रोग्राम बना। तो हमारा राजस्थान टूर पे जाने का प्लान था। तो हम लोग यहाँ से दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से हमको जोधपुर की फ़्लाइट लेनी थी। जैसे ही हम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुए, इमीडिएटली फ़ोन आ गया है कि एक पेशेंट को इमीडिएटली अर्जेंट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो मैं तब लखनऊ में नहीं था, मैं उससे पहले पुणे में था। जी। तो इमीडिएटली वो आपको फिर सब छोड़ के और इमीडिएटली आपको वापस पुणे में, तो वो वेकेशन तो गई। दीदी का गुस्सा प्लानिंग पैसा वो तो अलग बात है।
तो ये एपिसोड ऐसा हुआ। फिर दूसरी बार अभी रिसेंटली अपने, मैं काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व रहता हूँ, स्विमिंग रनिंग वगैरह वो सब करता हूँ। तो ऐसे रिसेंटली अभी ऐसा हुआ कि मेरे को एक स्विमिंग कैंप था हमारा। तो पुणे से हमारा गोवा में स्विमिंग कैंप था। तो मेरे को काफ़ी, मैं महीनों से वेट कर रहा था, एंटिसिपेट कर रहा था कि चलो अभी ये स्विमिंग कैंप है, तो उसमें वो सी में स्विमिंग करते हैं, वो सिखाते हैं आपको। तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड मैं पुणे से पहुंचा एयरपोर्ट, वो होटल में गया, सब चेकआउट चेक इन वेक इन किया वहाँ पे, सब खाना वाना खाया अपने, और एकदम रेडी कि सुबह बस जाना है स्विमिंग कैंप के लिए, 3 दिन स्विमिंग कैंप। इमीडिएटली फ़ोन आ गया, सर इमरजेंसी है। तो सब पैक करके और फिर अपना वापस। तो ऐसे देखिए, ये तो ऐसे 2 एपिसोड मैंने आपको गिनाए, बट ऐसे एपिसोड हमारे साथ डेली होते हैं। तो हमारी लाइफ जो होती है एक, लाइक मेरी वाइफ जैसे कभी बोलती है कि तुम्हारा मूड उस पर ही चलता है कि तुम्हारा पेशेंट कैसा है आईसीयू में, तुम्हारा मूड उससे पता चलता है। तो हमारा एक पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज ऑलवेज इन द हॉस्पिटल ओनली। तो अब जैसे मेरी वाइफ एक पायलट है, एयरलाइन पायलट है वो मेरी वाइफ। तो वो बोलती है जब जब उसका काम खत्म हो गया, उसका उसने अपना एयरक्राफ्ट पार्क कर दिया, तो उसका काम खत्म, अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अभी अगली फ्लाइट कहाँ जाएगी, क्या होगा। लेकिन हमारे साथ डॉक्टरों के साथ ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर, अगर आपने स्पेशली सर्जन्स के साथ जब आपने एक मरीज को ऑपरेट कर दिया, तो आपका बेसिकली उनसे एक एक कमिटमेंट हो गया। तो वो एक कमिटमेंट आपका लाइफ लॉन्ग रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप, मैं हॉस्पिटल से निकल गया, अब मैं बोलूँ कि नहीं, अब अभी मेरे पेशेंट के बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन एक पार्ट ऑफ अ माइंड इज ऑलवेज एट एट वर्क ओनली। सो ये अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोग उसको रियलाइज नहीं करते हैं। बट या आई मीन डॉक्टर्स डू सैक्रिफाइस अ लॉट, स्पेशली डॉक्टर्स इन द सर्जिकल स्पेशलिटी। सर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है? उसमें ना सर एक डायलॉग था कि डॉक्टर्स को ना इमोशनल नहीं होना चाहिए, वो अब उसको बोलते हैं, संजय दत्त को बोलते हैं, यस और यस। दिल मत लगाओ। तो बीइंग अ डॉक्टर सर, आप कभी ऐसा लगता है कि मतलब एज आपका क्या इसके ऊपर टेक है कि क्या इमोशनल नहीं नो, होना आई चाहिए? एग्री विद यू। आई मैं भी अपने आप को ये बात कई बार बोलता हूँ कि इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए, इमोशनली अटैच नहीं होना। बट आई थिंक वो कैसे आप, क्योंकि आपको स्पेशली हमारी जैसी फील्ड में, जब आपका एक, हमारे जो पेशेंट होते हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारे पेशेंट रहते हैं फिर। हम्म। क्योंकि एक बार आपने उनका ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर ऑब्वियसली वो लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट आपके फॉलो। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स की फैमिली से लेके उनके बच्चों के लेके सब कुछ आपसे, मतलब सब कुछ ओपन होता है आपकी और पेशेंट की फैमिली के साथ। तो वो डिसोसिएशन एक्चुअली काफ़ी बहुत बहुत आइडियली नहीं होना चाहिए, ऐसा कि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होने चाहिए अपने पेशेंट से। बट ऐसा यूजुअली हो नहीं पाता है, स्पेशली जब आप सर्जिकल ब्रांचेस में होता है। क्योंकि आपने जब किसी को खोल के आपने उसके अंगों को ऑपरेट किया है, उसके जो भगवान ने उसके शरीर के लिए जो अंग बनाया है उसको आपने रिप्लेस करके कुछ और चीज़ लगाई है, तो आपका वो बहुत एक डीप कनेक्शन बन जाता है। तो उसको डिसोसिएट करना आइडियली नहीं होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है। तो यूजुअली काफ़ी इमोशनल रहता है उसमें, स्पेशली जब हर बार हर बार रिजल्ट्स फेवरेबल में नहीं होते हैं। तो अब जब हम ट्रांसप्लांट्स करते हैं, हम 100 ट्रांसप्लांट अगर करते हैं, तो उसमें से 5% 6% ट्रांसप्लांट फेलियर भी होते हैं। तो उसमें कई बार फिर आपको अपने आप को समझाना पड़ता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपका करियर प्रोग्रेस करता है, तो आई थिंक डॉक्टर्स भी, हम लोग उस बात से थोड़े से हम फर्म हो जाते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सर आप वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? हाँ, देखिए आप जब तक खुद स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक मैं खुद हेल्दी नहीं होऊंगा बोथ फिजिकली एंड मेंटली, तब तक मैं अपने मरीजों को नहीं दे पाऊंगा। मतलब उनको मैं 100% नहीं दे पाऊंगा। तो वो तो आपको देखिए अपने आप को मेंटेन करके रखना ही रखना है। तो माय माय डे जनरली स्टार्ट्स एट 5:30 इन द मॉर्निंग। मैं डेली किसी ना किसी फॉर्म का, आई एम अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, आई एम अ ट्राई एथलीट, आई वर्कआउट रेगुलरली। तो वो सुबह, मैं ये बोलता हूँ कि सुबह 1.5 से 2 घंटा वो मेरे लिए है। उसमें किसी का टाइम नहीं है, दैट इज़ माई टाइम। उसमें मैं चाहे तो रनिंग के लिए जाऊँगा, चाहे स्विमिंग के लिए जाऊँगा, चाहे जिम में जाऊँगा। और अभी तो वो ऐसा होता है कि फिर धीरे धीरे वो आपकी एक आदत बन जाती है। तो जिस दिन आप नहीं गए रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, उस दिन आपका काम करने में मन मन ही नहीं लगता है। तो आई थिंक वो एक कहते हैं ना कि इफ़ यू कीप डूइंग समथिंग रिपीटेडली, इट बिकम्स अ हैबिट। तो वो एक वही हो गया है। तो एंड आई फील दैट
आप जब तक अपने लिए टाइम नहीं देंगे तब तक आप दूसरे को क्या सर्विस दे पाएंगे? आपको, आप जब भी कभी आप एरोप्लेन में बैठेंगे तो उसमें भी यही बोलते हैं ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए फिर दूसरे की सहायता करिए। तो उसी तरीके से आपको अपने आप को तो पहले फिट रखना है ना, तभी तो आप दूसरे को किसी भी हेल्प कर पाओगे। और दूसरी वो होता है, फिर दूसरी बात, सी, वी डॉक्टर्स आर ऑल्सो रोल मॉडल्स फॉर द सोसाइटी ना। बहुत सारे लोग, जो हम लोग डॉक्टर्स करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर वो देखेंगे कि डॉक्टर खुद ही हेल्दी है, खुद ही अपना एक्सरसाइज कर रहा है खुद ही, तो लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है उस। कोई सर ऐसा केस बताइए आपके जर्नी में जो आपको अभी तक रह गया हो दिल के अंदर कि यार ये मैंने कुछ कर दिया। मतलब ऑफकोर्स सारे ऐसे रहे होंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा, ऐसे कोई भी कोई काम करता है, जैसे मैं ऐसे लॉयर हूँ, तो मुझे कोई केस लगता है कि नहीं आज मैंने फोड़ा है ये, आज कुछ कर रहा है, तो ऐसा सर कोई केस आपको याद हो? हाँ, बहुत सारे केसेस हैं, बट एक केस जैसा मेरे को बहुत ही यूनिक याद आता है। तो ऐसा एक याद आता है कि एक छोटी बच्ची का मैंने ट्रांसप्लांट किया था, 4 साल की बच्ची थी, उस मैं कोचिन में था उस समय। तो मैंने उसका लिवर ट्रांसप्लांट किया था, और फिर 6 या 7 दिन बाद मैं चला गया था चंडीगढ़। मेरी सिस्टर चंडीगढ़ में रहती थी, तो रक्षाबंधन का टाइम था, मैं अपनी सिस्टर के पास चंडीगढ़ चला गया। छठे दिन फिर उसका वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि इसका, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो अलग अलग नसों को हम जोड़ते हैं उसमें। तो उनका वहाँ से फ़ोन आया कि हमने अब अल्ट्रासाउंड किया है, और जो बच्ची का एक जो मेन नस होती है जो लिवर, वो उसमें हमें फ्लो नहीं दिख रहा है, वो नस नस ब्लॉक हो गई है। अब मैं बड़ा उसमें था कि चंडीगढ़ में बैठा हुआ, कहाँ कोचिन, और कोचिन से चंडीगढ़, कोई चंडीगढ़ से कोचिन को डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है। तो पहले तो मैंने अपने एक, जो हमारे दूसरे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए और उसको देखिए कि अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैं इमीडिएटली भागता हुआ एयरपोर्ट गया, और मैंने बोला जो भी फ़्लाइट है, सबसे पहली फ़्लाइट तो मैं दिल्ली पहुंचूं। तो मैं कुछ भी करके दिल्ली पहुंचा। उसके बाद फिर दिल्ली से कुछ भी करके मैं इमीडिएटली, आई थिंक विद इन 6 to 7 आवर्स में कोचिन पहुंचा, कुछ भी करके। तो तब तक दूसरे डॉक्टर थे, वो ट्राई कर रहे थे, और उसमें वो नस इतनी क्रिटिकल होती है कि अगर आप उसको 8 से 9 घंटे में अगर वो रिस्टोर नहीं किया तो नया लिवर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर खून ही नहीं पहुंचेगा तो वो लिवर। बट फॉर्चुनेटली मैं 7 घंटे के अंदर चंडीगढ़ से कोचिन कुछ भी करके पहुंच गया। इमीडिएटली मैं एयरपोर्ट से भागता हुआ, मेरे को याद है कि हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस भेजी, एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए मुझे हॉस्पिटल तक लेके आई, और इमीडिएटली फिर ऑपरेशन थिएटर में उसको हमने ऑपरेट किया। ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे उसका ऑपरेशन चला। बट अभी भी जब मैं उस लड़की को देखता हूँ, 7 से 8 साल हो गए हैं उसको ट्रांसप्लांट के बाद, तो आई थिंक अभी जब वो आती है ओपीडी में, तो उसको देख के हरदम मुझे वो अपना चंडीगढ़ से कोचिन तक का फ्लाइट का जर्नी वो याद आता है। तो उसको मैं शायद कभी नहीं भूल सकता हूँ। एंड वो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी देता है कि चलिए आपने किसी की, किसी की लाइफ में आप कुछ डिफरेंस बना पाए। और इसीलिए शायद कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो हम लोगों के मतलब अर्थ पे भगवान है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भगवान चीजें। वगैरह तो पता नहीं, बट ये देखिए ना, प्रोफेशन है, लाइक सबका प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है। आप लॉयर हैं, कोई और प्रोफेशन, सबका इंपॉर्टेंट। आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। जी सर। बाकी आप भगवान, तो आप अपने आप को भगवान समझे तो आप भगवान हैं, अपने आप को इंसान समझे तो आप इंसान हैं, वो तो अपना परसेप्शन है। थैंक यू सो मच सर, आप अपने प्लेजर। बिजी शेड्यूल से यहाँ पे आए और बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर थैंक लास्ट में आप लिवर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी हमारे ऑडियंस को बोलना चाहें तो सर प्लीज़ गो अहेड। देखिए, अब एक ही मैं आपको जो सलाह दूंगा कि लिवर डिजीज़ आज की डेट में काफ़ी बढ़ती जा रही है। और जो लिवर की बीमारियां होती हैं, ये अर्ली स्टेजेस में कोई भी आपको वार्निंग सिम्टम्स नहीं देती हैं। आपके हार्ट में अगर छोटा सा ब्लॉकेज हो जाएगा तो आपको इमीडिएटली दर्द होने लगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे हार्ट में कुछ ना कुछ है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। बट लिवर डिजीज़ का ऐसा कोई भी अर्ली सिम्टम नहीं आता है शरीर में। तो अगर आपको लिवर डिजीज़ से बचना है, अपने लिवर को ठीक रखना है, अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, तो आपको इंटरमिटेंटली अपने टेस्ट कराते ही रहने पड़ेंगे, तभी आप लिवर डिजीज़ को अर्ली स्टेज में पकड़ पाओगे। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अभी देखो मेरा बिलीरुबिन इतना बड़ा हुआ आ गया। मैंने कहा आपको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपने कभी टेस्ट कराया ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि आपका बिलीरुबिन कितना था? तो एनी वन हु इज़ अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स, उनको अपना साल में एक बार अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और लिवर फंक्शन टेस्ट कराना ही कराना है। अगर आप एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं, या आपको फैटी लिवर है की प्रॉब्लम है, या आप बहुत मोटे हैं, या डायबिटीज़ है, या आपको फैमिली हिस्ट्री है लिवर डिजीज़, तो ये टेस्ट, जो दोनों टेस्ट हैं, आपको हर 6 6 महीने में रिपीट करने हैं। तो ये मेरा एक एडवाइस रहेगा लोगों को कि
अगर आपको अपना लिवर ठीक रखना है तो आपको उसका इंडिपेंडेंटली चेक करते ही रहना पड़ेगा। अगर आप वेट करेंगे कि मेरे को कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को एकदम हेल्दी हूँ, तब फिर आप उसमें अपने लिवर डिजीज़ को जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।